हाँ जी, गुड इवनिंग। वेलकम टू टुडेज वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस क्या इनफैक्ट आपको बताने वाले सॉरी मेरी लात आ गई थी। ठीक है। करें शुरू। हाँ, चल। वीडियो स्टार्ट होती नहीं है उससे पहले ब्लूपर मटेरियल दे देते हो। हाँ जी, गुड इवनिंग। वेलकम टू वीडियो जिसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। अलीना मैम और मैं आपको बताएंगे हमने क्या क्या गलतियां करी थी अपनी सी की जर्नी में, ताकि आप यही गलतियां ना दोहराएं अपने एग्जाम्स के टाइम पे। तो वही डिस्कशन चालू करेंगे। अलीना मैम, आप बताइए कि आपने क्या क्या गलतियां करी थी और उसके बाद मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या गलतियां करी थी। बट बिफोर यू बिगिन, एक बार मैं जल्दी से कोर्स के बारे में बता देता हूँ जो कि हमारा चल रहा है। हमारा एक सीए का फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है फॉर सीए फाइनल लेवल, जो कि नवंबर 20 से चालू हो गया था एंड इट इज केटरिंग टू मई 2021 एंड ऑल ऑफ द अटेम्प्ट्स व्हिच आर गोइंग टू कम ऑनवर्ड्स। अगर आप उस कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू कैन यूज द कोड व्हिच इज साहिल सीए। और मैम आपका क्या कोड है? अलीना सीए। अलीना। अलीना सीए। दोनों में से या कोई भी कोड आप यूज कर सकते हैं जिससे आपको प्लस सब्सक्रिप्शंस पे 10% डिस्काउंट मिल जाता है। एंड विद द सेम कोड अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे, द सेम कोड प्रोवाइड्स यू अ वे टू अनलॉक ऑल ऑफ दोस फ्री क्लासेस। तो वो तो करते रहिएगा। अब वापस आ जाते हैं वीडियो पे एंड दोबारा अलीना मैम से पूछते हैं कि आपने क्या क्या गलतियां करी थी। बताइए मैम। एक ऐसी मिस्टेक है जो मुझे लगता है मुझे जरूर शेयर करनी चाहिए। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जी। ये मिस्टेक करती थी कि मैं जिस दिन एग्जाम दे के वापस आती थी तो पेपर का टाइम होता था, मतलब वही 2:30 से 6:30 ऐसे ही शुरू होता था, 2 से 6 कुछ ऐसे ही होता था। 2 से 5। हाँ, तो उसके बाद हम घर आते थे वापस। अच्छा, पहले तो पेपर खत्म करके जब बाहर निकलते थे तो वहां पे फ्रेंडशिप हो गई थी बहुत सारे लोगों से, क्योंकि कोचिंग वगैरह साथ में जाना, साथ में पढ़ना, जॉइंट स्टडीज, ये वो। हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते थे पेपर के बाद, और हमें इस बात का होश नहीं होता था कि अभी आगे भी तो एग्जाम बाकी है। अभी तो सिर्फ एक पेपर हुआ है, आगे के भी तो इतने सारे पेपर बाकी हैं। टाइम बचाओ, टाइम को यूज करो। जबकि हर रोज जब एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं, हम हर रोज कितना एक एक मिनट को वॉच कर करके काम कर रहे होते हैं, हर दिन यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और जब एक्चुअली एग्जाम शुरू हो जाते हैं और एक भी पेपर ओवर होता है, तो उस टाइम पे सारा फोकस इस बात पे होता है कि अरे बाप रे, एक पेपर खत्म हो गया, कितनी तसल्ली है। फिर जो वो फिर चले जा रहे हैं, चाय पीने चले जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, समोसा खा रहे हैं, पता चले रात में 8 बजे घर पहुंच रहे हैं, और उसके बाद थक गए हैं, पढ़ाई का कुछ मन नहीं बनता था। जबकि अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गलती है। जिस दिन आपका पेपर खत्म हो रहा है, आपके माइंड में पहले से प्लानिंग होनी चाहिए इस बात की कि जब आप घर आओगे पेपर देके, तो अगले पेपर के लिए आपको कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो उसी दिन रिवाइज करने। क्योंकि एक दिन जो आपको छुट्टी का मिलता था, उसमें क्या क्या करोगे, कितना कर लोगे आप, मुमकिन नहीं लगता इतना सब कुछ करना। अगर आप उसी दिन, जिस दिन पेपर दे के वापस आए हो, अगर मैं उसी दिन 2-3 चैप्टर अपने बड़े बड़े निपटा लूं, तो उसके बाद जो एक दिन की छुट्टी होती थी पेपर से पहले, वो कितनी रिलैक्सिंग हो सकती है, उसमें कितना कुछ किया जा सकता है। तो दैट इज वन मिस्टेक दैट आई यूज टू ऑलवेज मेक, बचपन से बड़े होने तक उसी तरीके से मैंने अपने पेपर सारे दिए हैं। और जो मुझे अब लगता है कि अगर मैं अब मेरे को पेपर देने होते तो शायद मैं ये गलती ना करती। अब आप बताओ, आपकी ऐसी कौन सी ऐसी मिस्टेक थी जो आपको लगता है कि सबसे बड़ा पाप था पेपर्स के टाइम पे? मेरी अगर मैं हाइंडसाइट तो आई थिंक इक्वल इम्पोर्टेंस टू एवरी टॉपिक इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो कि मैंने करी थी। और वो मैं बिगेस्ट मिस्टेक्स में क्यों कैटेगराइज करता हूँ इज बिकॉज मैं हर टॉपिक जब भी देखता था, लेटेस्ट से टैक्सेशन सिलेबस की बात करता हूँ, मुझे कोई भी डेफिनेशन दिखती थी मैं लर्न करने लग जाता था। मुझे कोई भी चीज छोटी से छोटी दिखती थी। मतलब ऐसे होता था कि अगर 60 लेक्चर्स में मेरा सब्जेक्ट खत्म होना है, तो पहले 20 लेक्चर्स में जो भी पढ़ाया सर ने, सर के मुंह से जो निकल गया वो मेरे दिमाग में बैठा होगा क्योंकि मैं रट के बैठा था। ये पहले 20 लेक्चर्स का जज्बा होता है। और लास्ट के 20 लेक्चर्स में ऐसा होता है, पढ़ा दो जो पढ़ाना है, मैं तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद खुद से देखूंगा। हाँ 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 हाँ, ये चीज दैट नहीं इज होनी चाहिए। वी रियली नीड टू फाइंड आउट कि कौन सी चीज पेपर में आ सकती है। तो व्हाट शुड हैव बीन द राइट अप्रोच इज, पहले सारी की सारी चीजें क्लास में पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि एक आइडिया लगे कौन सी चीज कैसे पूछी जा सकती है, एंड ओनली देन शुड यू स्टार्ट लर्निंग। ये नहीं कि अभी कोई टॉपिक पढ़ा है उसमें सारी चीजें लर्न करनी शुरू कर दी, सीधा रटना शुरू कर दिया। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, बिकॉज जैसे जैसे वो 60 लेक्चर्स निकले तब पता चला भाई सिलेबस इतना बड़ा है, सब कुछ रटा नहीं जा सकता। वो स्टार्टिंग के 20 लेक्चर्स का जज्बा होता है जब आपको पता नहीं होता कि इतनी सारी चीजें होने वाली हैं, आप सब रटना शुरू कर देते हैं। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। क्वेश्चंस देखता तो शायद समझ आ जाता। तो ये मुझे एक गलती लगती है कि एबीसी एनालिसिस मुझे करना चाहिए था। जो ए कैटेगरी के टॉपिक्स थे जो पूछे जा सकते हैं, आई शुड हैव स्पेंट मोर टाइम ऑन दोस एज कंपेयर टू स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन सी कैटेगरी टॉपिक्स जिनको लर्न करने में मैंने अपना टाइम वेस्ट करा और दैट्स इवेंचुअली ए कैटेगरी टॉपिक्स पे कम टाइम दे पाया। चलिए अब आप बताइए नेक्स्ट मिस्टेक अपनी।
सर बिफोर आई मूव टू माय नेक्स्ट मिस्टेक, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगता है क्या, आपका क्या अप्रोच है इस बारे में कि क्या बच्चा जब एक सब्जेक्ट शुरू कर रहा है पढ़ना, तो क्या वो उस सिचुएशन में होता है कि वो एबीसी एनालिसिस उस टाइम पे कर पाए और समझ पाए उस एनालिसिस को? कर सकता है मैम। क्योंकि एनालिसिस तो तब समझ में आता है जब पूरा कोर्स आपने कर लिया, आपको हर टॉपिक के बारे में थोड़ा आइडिया है। तो शुरुआत से इस अप्रोच को कैसे फॉलो कर सकते हैं? एनीथिंग दैट यू हैव टू से ऑन दिस? मैम इस चीज के रिस्पेक्ट में ना मुझे दो चीजें लगती हैं। सबसे पहली, अगर आप क्लास ले रहे हैं किसी भी टीचर से, सो सबसे आसान तरीका है अपने टीचर से पूछ लीजिए। उनको काफी सालों का एक्सपीरियंस है, वो आपको सब्जेक्ट में बता सकते हैं ये चीज ए कैटेगरी है, ये चीज बी कैटेगरी है, ये चीज सी कैटेगरी है। और मैं कह रहा हूँ आप क्लास नहीं भी ले रहे, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी एक छोटा सा तरीका है एबीसी एनालिसिस करने का। चैप्टर खत्म करिए, पूरा का पूरा समझिए, और समझने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जब आप आईसीए के मटेरियल में क्वेश्चंस देखेंगे, आपको एक आइडिया लगेगा कैसी चीजों पे, कैसे प्रोविजंस पे वो क्वेश्चंस बना रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस बना रहे हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, थोड़े लेटेस्ट से पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस कर लिए, यू विल गेट अ फील ऑफ द सब्जेक्ट। एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग अ फील ऑफ द सब्जेक्ट, चलेगा क्या एरियाज टारगेट करने हैं। बिल्कुल प्रिसाइजली नहीं पता चलेगा कि ये लर्न करना है, ये नहीं लर्न करना। वैसा एनालिसिस कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं करवा सकते बहुत फ्रैंकली, बिकॉज पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। बट एटलीस्ट एक आइडिया लग जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। ये नहीं किसी भी चीज को उठा के रटने लग जाएगा इंसान। सो दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील। I think that makes sense. Yes, sir. जी। Okay, so my turn to share my next point. देखो, मैं जो मिस्टेक बताने जा रही हूँ, अब अफसोस की बात ये है कि अब हम टीचर हैं, तो अब हमें खुद ही बच्चों को डायरेक्शन देना होता है और इस बारे में बताना होता है, गाइड करना होता है। तो अब मैं खुद ये बात बच्चों को बार बार बोलती हूँ कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है। जबकि सच्चाई ये है कि मैंने खुद उतना वो काम नहीं किया है। एंड दैट इज सॉल्विंग द आरटीपीज। जैसे आरटीपी हो गई आपकी, आपकी एमटीपीज हो गई, ये वो बने बनाए सवाल हैं जो इंस्टीट्यूट खुद आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट? उनके जवाब भी आपको साथ में प्रोवाइड कर रहा है। इंस्टीट्यूट खुद बता रहा है कि भाई ये इस तरह के सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, और ये जवाबों के अंदर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये सोल्यूशंस में आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। मैं क्या करती थी, मैं आरटीपीज को मिस कर जाती थी। और ऐसा नहीं कि गलती से कर गई, कॉशियसली छोड़ देती थी कभी कभी, जब मेरा किसी सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा कमांड नहीं होता था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर सब्जेक्ट के ऊपर इक्वल कमांड कभी भी किसी बच्चे का मेरे ख्याल से नहीं होता है। कुछ आपकी स्ट्रेंथ होती है, कुछ आपकी वीकनेस होती है। अब स्ट्रेंथ के अंदर क्योंकि वो स्ट्रेंथ है, पहले से ही कॉन्फिडेंस होता है, उसकी तो आरटीपीज में कर लेती थी कि भाई मुझे मालूम है, मैं खोलूंगी उसको, पढ़ूंगी, सवाल देखूंगी, मुझे आइडिया होगा कि इसके अंदर जवाब क्या होना चाहिए। मगर अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा वीक है, जिसमें मुझे नहीं इतना पकड़ नहीं है सब्जेक्ट के ऊपर, उसकी आरटीपी खोलने से भी मेरे को डर लगता था। ऐसा लगता था जो थोड़ा बहुत बचा कुचा मेरा कॉन्फिडेंस है ना, वो भी शैटर हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि भैया कुछ नहीं आता है, मैं 4 सवाल पढ़ चुकी हूँ, चारों में से एक का जवाब मुझे नहीं आता। और जबकि मैंने सारे पूरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया है, कई कई बार पढ़ लिया, उसके बाद भी मुझे इनके जवाब क्यों नहीं आते हैं? तो आरटीपीज यूज्ड टू बी माय वीक एरिया। और अब मुझे ऐसा लगता है कि इसको करने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है। पहली बात तो ये कि आरटीपीज आप छोड़ नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि आरटीपीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा अभी से नहीं, जमाने से कहते चले आ रहे हैं कि पेपर के अंदर आरटीपी के सवाल आ जाते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जो इंस्टीट्यूट ने खुद सवाल जो आपको बना के दिए, उसमें से मैच करती हुई चीजें एक्चुअली पेपर के अंदर आ जाती हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं बनता जस्ट बिकॉज आपको उससे डर लग रहा है। मेरा सिंपल रीजन ये था, मैं फियरफुल होती थी, मुझे डर लगता था। तो आई थिंक उसका एक तरीका ये हो सकता है कि जब आप एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, आप उस टाइम उसकी आरटीपी के सवालों को थोड़ा सा स्किम करके सिर्फ रीड कर लो, आंसर्स मत देखो, आप सिर्फ सवालों को देख लो। आपको अलग अलग चैप्टर्स का ये तो आइडिया लग जाए कि भाई इस चैप्टर में से किस तरह के सवाल आते हैं। थोड़ा तो एक आइडिया लग जाए कि ये चैप्टर जो मैं करने जा रही हूँ, इस चैप्टर में किस किस टाइप के सवाल बन सकते हैं। मैंने थोड़े से रीड कर लिए, थोड़े से सवाल देख लिए, उसके बाद मैंने चैप्टर पढ़ लिया। अब जब मैंने सवाल रीड कर लिए होंगे, तो जब मैं चैप्टर पढ़ रही होंगी तो मुझे आइडिया भी रहेगा कि अच्छा हाँ, ये चीज पूछी है इंस्टीट्यूट ने, ये चीज मेंशन करी है, मैं और ध्यान से उसको पढ़ूंगी। फिर उसके बाद जब मैं उसको सॉल्व करूंगी आरटीपी को, तो मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा कमांड बेटर होगा। उसके सवाल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सवाल नहीं करते प्रैक्टिस, आपके स्टडीज प्रैक्टिस नहीं करते, आपका कुछ भी नहीं हो सकता किसी सब्जेक्ट के अंदर। आप डायरेक्टली जाके पेपर में नहीं बैठ सकते, आपको करना ही है प्रैक्टिस। के स्टडीज के बिना तो आप जा ही नहीं सकते पेपर देने के लिए, वरना वो ऐसा बॉम्ब सा फटता है ना पेपर के अंदर कि 3 घंटे के अंदर ये जो इतनी सारी शीट सॉल्व करनी है, इनका क्या होगा। तो वो चीज अगर अवॉइड करनी है, वो सिचुएशन अवॉइड
करनी है तो RTPs, MTPs, they are the way a student should be doing and preparing for the exams. So that is one mistake, one huge mistake that I used to be doing. जो भी available content है उस subject का, जो खुद authority आपको provide कर रही है, उस content को ignore करने की गलती मैं करती थी कई subjects में, जो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे students करें. अच्छा, आप इसी पे मैम Yes, add sir. करने के लिए आरटीपी पता है काफी सारे अटेम्प्ट तो कर लेते हैं, मतलब हाँ. देख तो लेते हैं कि क्या है उसमें क्वेश्चंस, उनको प्रैक्टिस कर लें, बट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आरटीपीज को भी ना वो पढ़ के जाते हैं एज इफ उनके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, कि क्वेश्चन देख लो, आंसर देख लो, टैली कर लो कि हाँ यही आंसर होना चाहिए था और पेपर में जाके बैठ जाओ। आरटीपीज का नाम ही है रिविजन के टेस्ट पेपर्स, वो आपको टेस्ट करवाने के लिए हैं कि आपकी रिविजन कैसी हो रही है कैसी नहीं हो रही है, रिविजन भी करवाएंगे और आपकी पोजीशन भी आप असेस कर सकते हैं कितने अच्छे से पढ़ा है। सो द राइट वे टू गो अबाउट इन सॉल्विंग दी आरटीपीज मेरे हिसाब से वो ये होना चाहिए, सिलेबस खुद कंप्लीट कर लो और उसके बाद चेक करो, ऐसे बैठो उसको आरटीपी को अटेम्प्ट करने के लिए जैसे पेपर में बैठो, ये क्वेश्चन पेपर में आया, exactly. ये नहीं कि क्वेश्चन देके आंसर देख लिया और टैली कर लिया। टैली करने के टाइम पे बहुत बार दिमाग को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे ही तो होना चाहिए था, बट पेपर में लिखने के टाइम पे ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि कंसोलिडेशन के वैसे आप धड़ाधड़ घर पे बैठ के टैली कर रहे थे, हाँ ये ट्रीटमेंट होना चाहिए ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, बट पेपर में बैठने के टाइम पे याद नहीं आता बेसिक फॉर्मेट क्या था, क्या फॉर्मेट ड्रॉ करूं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इतनी बेसिक चीजें नहीं समझ आती क्योंकि कभी लिख के प्रैक्टिस नहीं करी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की चीजें लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। आई गेस यही मेरा एक नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, दैट जहां पे भी आप कोई भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन निकल के आया है, अगर आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं करा है बहुत बड़ा सिन कमिट कर रहे हैं, बिकॉज पेपर में बैठ के उस क्वेश्चन से रिलेटेड छोटी छोटी ऐसी बारीकियां निकल के आएंगी जो पेपर में आपको कंफ्यूज कर देंगी, बिकॉज आपने लिख के कभी प्रैक्टिस नहीं करी। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में लिख के प्रैक्टिस करना छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि आप लिख के प्रैक्टिस ना करें, बिकॉज पेपर में दिक्कत होगी फिर। सर थ्योरी में भी मैं ये चीज बच्चों को बोलती हूँ, और मैं अभी ये बात उठी है तो मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगी जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए, कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सिर्फ 1-1.5 साल से चीजों को रीड कर रहे हो, जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स हो गए, आप उन्हें सिर्फ रीड कर रहे हो, आपको लिखने की आदत ही नहीं है उनको, आप 3 घंटे में इतना कुछ कैसे लिखोगे जो इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है आपको सीए बनाने के लिए? करेक्ट। सवाल ही नहीं उठता कि आप ढंग से लिख पाओ। तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, अगर आपने अपना हाथ चला के नहीं देखा है ना, तो आप 3 घंटे के अंदर जस्टिस नहीं कर सकते पेपर के साथ। आपकी बेइंतहा बेकार राइटिंग आएगी, कॉन्फिडेंस का लेवल गिर जाएगा, और ये फाइट आपकी नॉलेज की तो है ही है, उसके साथ साथ इट्स अ फाइट अबाउट योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो, इट्स अ फाइट अबाउट हु यू आर। इट्स वेरी डिफिकल्ट 3 घंटे के अंदर इतना बड़ा पेपर लिख के आना, और स्पेशली लॉ के साथ जो कि मेरा सब्जेक्ट है। मैंने ये कंप्लेन बहुत बार सुनी है बच्चों से कि मैम पेपर आसान था मगर इतना लेंदी था कि हम खत्म ही नहीं कर पाए। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी लिखने की। अब अचानक से आपको पता ही नहीं है कि 4 नंबर में कितना लिखूं, 6 नंबर में कितना लिखूं, 8 नंबर में कितना लिखूं, कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ वहीं पे तुक्के मारने। वो कई बार ऐसा होता है कि जितना लिखना है उससे ज्यादा चला गया आगे, कई बार इतना होता है कि लिखने के बाद लग रहा है कि अरे नहीं यार ये तो कम है, थोड़ा और लिखो। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को अगर हमें कंट्रोल में रखना है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, एक्चुअली सवाल को सॉल्व करके हाथ से लिखने की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वन मिस्टेक, यस फॉर श्योर। और पता है मैम इसी चीज में सबसे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं मॉक टेस्ट। अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, स्टूडेंट्स कभी कभी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं सर कितने मॉक टेस्ट दूं, मेरा सिंपल सा जवाब होता है देयर इज नो सिंगल आंसर टू कितने मॉक टेस्ट दूं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं कॉस्टिंग की बात करता हूँ, मैं अगर मॉक टेस्ट पेपर देता हूँ तो मुझे पता चलता है मेरी नॉलेज और मेरी स्पीड दोनों को मिला के मुझे दिखता है कोई भी मॉक टेस्ट 3 घंटे में अटेम्प्ट करके मैं सिर्फ 70 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाया। सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट आई नीड टू डू इज कि मुझे और मॉक टेस्ट देने जब तक मैं 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं कर देता हूँ, एटलीस्ट 95 का अटेम्प्ट नहीं कर देता हूँ। कितने मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे? उतने देने पड़ेंगे जितने में मुझे नहीं दिख जाता कि हाँ मेरी 95 वाली स्पीड बन गई है या फिर वो इंटेलेक्ट बन गया है कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ। मुझे 3 मॉक टेस्ट में ही वो रिजल्ट देखने को मिल जाता है, 3 में रुक जाऊंगा। लेकिन अगर 30 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे तो देने चाहिए, बिकॉज 70 मार्क का अगर पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो कहाँ से 50 मार्क 40 मार्क्स स्कोर करूंगा? 70 का अटेम्प्ट करेंगे, एग्जामिनर क्या चीज को सही मानेगा किसको गलत मानेगा क्या मार्क्स देगा, बहुत ज्यादा आप कंटेंजेंसी पे छोड़ के जाएंगे पेपर में। सो व्हाट आई से इज हर सब्जेक्ट में मॉक टेस्ट देते रहिए और उतने टाइम तक देते रहिए जब तक एटलीस्ट 95% आप अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी में नहीं आ जाते, उतनी स्पीड डेवलप नहीं कर लेते। और इसी प्रोसेस में स्पीड तो डेवलप होगी ही, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए टाइम वाले प्रेशर के साथ वो भी सीखेंगे, क्योंकि सही आंसर हाँ, ऑलमोस्ट हर इंसान को आते हैं। बट जब वो घड़ी चल रही होती है ना सर के ऊपर, कांटे चल रहे होते हैं 3 घंटे के, उस टाइम पे हम आता कुछ है लिखते कुछ है।
मैंने बहुत फ्रैंकली आपको बताता हूँ, अपने इंटरमीडिएट लेवल के टैक्सेशन के पेपर में पता है क्या गलती करी थी? कराची है ना, कराची, कराची लिखा था उसमें कि रेजिडेंट जो है वो कराची में रहता है, मतलब एक इंसान मिस्टर आलोक कराची में रहते हैं, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता कि कराची इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने उसमें पता नहीं उस टाइम पे वो प्रेशर में एकदम से दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, मैंने कहा कराची तो इंडिया में है, ये इंसान रेजिडेंट है, अब इसका स्कोप ऑफ टोटल इनकम निकाल देता हूँ मैं। सोच के देखो आप। मतलब वो फॉर्चुनेटली मेरे अगेंस्ट बहुत ज्यादा काम नहीं करी, स्टिल कुछ ना कुछ तरीके से अच्छे मार्क्स निकल के आ गए, बट सोचो अगर वो गलती नहीं करी होती मैंने तो और बेटर आ जाते, और मान लो उस गलती की वजह से मुझे फेलियर देखना पड़ता, कितना ज्यादा पेंच करता। और वो गलती हुई क्यों? क्योंकि वो प्रेशर झेलने की आदत ही नहीं है। साल साल तक कोई एग्जाम नहीं देते, एक बार में एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, पूरा प्रेशर एक बार में झेलते हैं। तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन अवॉइड अगर मॉक टेस्ट देने लग जाए तो। एंड जरूरी नहीं, अगेन वी आर नॉट मार्केटिंग अ प्रोडक्ट यहाँ पे कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, इसके दीजिए उसके दीजिए, खुद से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पास्ट ईयर का एग्जाम खोल के देख लीजिए, लास्ट टाइम जो भी हुई थी, 3 घंटे की क्लॉक लगा के बैठ जाइएगा, दैट इज ऑल दैट वी आर आस्किंग यू टू डू। वो भी कर लेंगे ना, बहुत है। और सर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बच्चे इसलिए भी मॉक टेस्ट नहीं देते, और शायद अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी यही महसूस करती कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई करेक्ट। आफत नहीं है सर पे, कोई प्रेशर नहीं है। अभी यही इंस्टीट्यूट मैंडेटरी कर दे कि तुमको देने ही देने हैं इतने, फिर तो सारे देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना। नहीं, वो अभी क्यों नहीं देते? वो कर रखा है ना इंस्टीट्यूट ने मैंडेटरी। आप पहले अगर मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आप जो एक्चुअली एग्जाम देते हैं वो आपका मॉक टेस्ट ही है, वो मॉक टेस्ट बन रहा है अगली अटेम्प्ट के लिए। मैं सोचूं कि हम क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ये कब मैंडेटरी हुआ जो मुझे पता नहीं। इंस्टीट्यूट उसको ट्रायल टेस्ट मान लेता है। अब आप उसको ट्रायल टेस्ट मनवाना चाहते हैं तो वो आपकी कॉल है, अदरवाइज बेटर ही पहले प्रैक्टिस कर लो ताकि वो प्रैक्टिस टेस्ट ना बने। Okay, I get it. Yeah, of course. Yes, yes, for तो sure. ये तो हो गई मॉक टेस्ट की बात। एंड आई गेस एग्जामिनेशन के में हमें जितनी गलतियां बतानी थी छोटी मोटी हमने बता दी हैं। आपके दिमाग में कोई रह रही है क्या जो हमने करी हो? हाँ, बताइए। हाँ, हाँ बताइए। बच्चे एक गलती ये करते हैं कि सेंटर लेट पहुंचते हैं बहुत। अब ये चीज ऐसी है ना कि मतलब मुझे समझ नहीं आता, जो तुम्हें घर में बैठ के आखिरी मिनट में घर में खड़े होके तुम्हें किताब में पढ़ना है, वही चीज तुम अपनी किताब ले जाओ सेंटर में जाके खड़े होके पढ़ लो जब तक पेपर शुरू नहीं हो रहा है। भैया तुम्हें लेट क्यों पहुंचना है? रास्ते में कोई जाम मिल गया, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो रखा है किसी का, रोड ब्लॉक है, फिर क्या करोगे? तुम कहाँ से जाके किसी को समझाओगे? एग्जामिनर सुनेगा कि आप आधे घंटे लेट आए हो? कोई नहीं सुनने वाला ये बात आपकी। तो इतना रिस्क क्यों लेना है? कम से कम मेरा मानना ये है, बच्चों को कम से कम 1.25 घंटे पहले तो पहुंचना ही चाहिए। हो सके तो 1.5 घंटे पहले पहुंच जाओ तो बहुत बढ़िया है, मगर 1 घंटे का रिस्क भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा बहुत ही छोटा पीरियड होता है, पता भी नहीं चलता। करेक्ट। और यही मेरे इनफैक्ट हिसाब से। एग्जामिनर से ज्यादा वो एग्जामिनेशन हॉल में अगर घुसने भी देंगे ना आपको लास्ट मिनट पे, मैं कह रहा हूँ वो तो 15 मिनट एग्जाम स्टार्ट होने के बाद भी घुसने देते हैं। बट कीपिंग दैट असाइड, अगर आप इतना लास्ट मिनट करके सारी चीजें भागते भागते पहुंच रहे होंगे ना, तो रास्ते में आप पढ़ाई कर पाएंगे, और सबसे बड़ी चीज आपका जो मेंटल पीस होगा ना वो हिल चुका होगा। अब एग्जामिनेशन हॉल में आपको बैठने दिया जाएगा बट दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि दिमाग में यही दौड़ रहा होगा पूरे टाइम पे कि एग्जामिनेशन हॉल में घुसने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। और उस टाइम पे आई सारी नो। ऑलरेडी दिमाग से निकल चुकी होंगी, ये लास्ट मिनट वाली जो जिनमें रिटेंशन पावर कम होती है। तो फिर अब मतलब ऐसे भी इतना नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ, भाई करेक्ट। कौन पेपर देना चाहता है? कौन इस तरह पेपर में बैठना चाहता है कि इतनी बुरी हालत है, दुनिया भर के 100 ख्याल बुरे दिमाग में चल रहे हैं, अब उसके अंदर याद कर करके चीजें लिखो पेपर के अंदर। और इंस्टीट्यूट कोई मेहरबानी तो करने नहीं वाला कि पेपर बहुत आसान बना के आपके सामने रख देगा। पेपर भी उस लेवल का होगा जिस लेवल के लिए आप फाइट कर रहे हो, है ना? अगर आप लेट से आप सीए फाइनल के बच्चे हो और ये वीडियो देख रहे हो, आप फाइनल का पेपर देने जा रहे हो, मतलब आप सीए बनने में कुछ इतनी सी दूरी रह गई है बस। इंस्टीट्यूट इस बात का ख्याल रखेगा आपसे सवाल पूछते वक्त पेपर के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की चीजें अपने साथ नहीं करनी चाहिए। और यही मैं कहूंगी कि भाई तुम जो भी करते हो तुम करो, तुम दुनिया में हर जगह लेट पहुंचते हो, तुम आज तक कहीं टाइम पे नहीं पहुंचे, तुम बहुत ही बेकार हो टाइम मैनेजमेंट, बट तुम्हें सेंटर टाइम पे पहुंचना है, कुछ भी हो जाए। 1.5 घंटा पहले एम करो, तब जाके तुम 1 घंटा पहले पहुंच पाओगे। कम से कम 1.5 घंटे पहले का एम होना चाहिए पेपर में। आपको सेंटर में पहुंचने से पहले दुनिया भर की गलतियां पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है 1 घंटे के अंदर। इसलिए जस्ट टू बी प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, कि कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, सो आई एम रेडी फॉर इट, आई विल हैव टाइम टू मैनेज द स्टफ।
That is what I have to say. करेक्ट। तो ये तो आई गेस हमारी डिस्कशन हो गई विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स। अब कुछ गलतियां हमने जाहिर सी बात है करी होंगी जब हमारा आर्टिकलशिप फेज चल रहा था एंड जब हम सीए बन गए थे उसके बाद की भी। तो आई गेस किसी और वीडियो में किसी और दिन स्टूडेंट्स के साथ ये भी डिस्कस करेंगे दैट आर्टिकलशिप में या फिर बिजनेस से रिलेटेड जॉब से रिलेटेड हमने क्या गलतियां करी, क्या क्या तरीके से हम बेटर कर सकते थे चीजें, वो भी एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे। बट आज वाली वीडियो को आई गेस थोड़ा लिमिट कर देते हैं। बच्चों से पूछ ही लेते हैं ना कि आप हमें कमेंट्स में बताइए आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं कि हम डिस्कस करें आपके लिए। इफ दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट्स। मेहनत हमारी आपको सिर्फ लिख के देना है, ठीक है, कुछ नहीं। आप बस डिमांड सामने रखो, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप कमेंट्स में हमें बताओ, ठीक है, दैट्स ऑल। क्योंकि कभी कभी ना होता क्या है, भी जब आपकी पोजीशन पे थे हमें भी वही चीजें करनी आती थी और वही चीजें सही लगती थी जो आज के टाइम पे आपको सही लग रही है। ये सारी चीजें हाइंडसाइट में बोलना कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, बहुत आसान होता है, लेकिन उस पोजीशन पे जान पाना कि आप गलती कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल होता है। विच इज वाई कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस अगर आपके साथ शेयर कर पाएंगे और आप रिलेट कर पाएंगे तो यू माइट जस्ट नॉट कमिट दीज मिस्टेक्स जो भी हमने कमिट करी थी। सो दैट इज व्हाट So that is it, I guess. जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। Bye bye.